अध्याय 981 ट्यूटर। जीवन मृत्यु की सफलता के बारे में हान सेन ने पहले भी सुना था, लेकिन उसे इसका मतलब ठीक से नहीं पता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से वह अर्धदेव बन सकता है और अगले डोंगशुआन सूत्र का अभ्यास कर सकता है। बेशक ये सिर्फ उसका अनुमान था। डोंगशुआन सूत्र में जीवन मरण की सफलता बेहद खतरनाक थी। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करके मर सकता था, और परंपरागत रूप से ऐसा करने पर बचने की संभावना केवल 10% ही होती थी। डोंगशुआन जी ने बताया कि जब उन्होंने डोंगशुआन सूत्र की रचना की तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इसके जीवन मृत्यु संबंधी सफलता दर ज्यादा हो। ये स्पष्ट रूप से 50% से ज्यादा थी। वेडिंग ड्रेस स्किल में कहा गया है कि यदि कोई महिला इस कौशल को सीखने के लिए त्याग करने को तैयार हो तो इससे पुरुष को जीवन मरण की सफलता प्राप्त करने में 100% सफलता मिलेगी। डोंगक्सुआन जेड के युग में जो लोग जीवन मृत्यु की सफलताओं से बच जाते थे उन्हें देवता माना जाता था। डोंगक्सुआन जी स्वयं एकमात्र ज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक किया था। वेडिंग ड्रेस स्किल से कोई भी वो कर सकता था जो उसने किया। यह एक हैरान कर देने वाला कारनामा था और पूरा कॉन्सेप्ट ही पसीने छुड़ा देने वाला था। ये क्यूई गोंग हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बेकार है। हान सेन ने विवरण डाउनलोड किया और उसे अपने पीसी से निकाल लिया। इसके बाद वह आश्रय स्थल पर वापस आया और वहां रूबिक्स क्यूब को छिपा दिया। हान सेन सुपर बॉडी सुपर किंग स्पिरिट स्तर पार करने वाला। जीवनकाल 400। किंग बॉडी इवोल्यूशन आवश्यकता जीनो 100। स्वामित्व वाले जीनो अंक साधारण जीनो अंक इक्वल्स 100, आदिम जीनो अंक इक्वल्स 100, उत्परिवर्ती जीनो अंक इक्वल्स 74, पवित्र रक्त जीनो अंक इक्वल्स 14, सुपर जीनो अंक इक्वल्स 5। सुपर किंग सेल्फ स्पिरिट पॉइंट्स 118। हान सेन की फिटनेस खराब नहीं थी और अब तक वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन फिलहाल वह और ज्यादा जीन लॉक खोलना चाहता था। यक्ष से पुनः मिलने के भय से वह आश्रय से बाहर नहीं निकला। एक दिन जब हान सेन अपने डोंगक्सुआन सूत्र का अभ्यास कर रहे थे, उन्हें सूचना मिली कि किन शुवान उन्हें ढूंढ रही है। टीम किन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। हान सेन वीडियो में उसे देखकर मुस्कुराया। हान सेन, क्या आपके पास आया है? किन जुवान ने गंभीरता से पूछा। लियू मिंग ने मुझे ये दिया। क्या ये कोई समस्या है? हान सेन ने पूछा। वह आश्चर्यचकित था और अब वह प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था कि किन परिवार ताया तलवार के साथ इस व्यवसाय को कितनी गंभीरता से लेता है। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो क्या आप इसे हमें बेचना चाहेंगे? किन जुवान ने पूछा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह तलवार इतनी खास क्यों है? हान सेन जानता था कि यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। किन हुआन ने कहा, यह तलवार हमारे लिए बहुत मायने रखती है और यह हमारे परिवार से जुड़ा एक राज है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये दूसरों के हाथों में बेकार है। हान सेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर मैं इसे बेचना चाहता हूं तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हान सेन को उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ताया फिलहाल उसका मुख्य हथियार था और उसे जीवों को मारने के लिए इसकी जरूरत थी। जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता, उसे इसे संभाल कर रखना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, किन शुवान राहत भरी आवाज में बोली। फिर उसने आगे कहा, फिलहाल कुछ और बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं विशेष सुरक्षा दल के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग स्थापित कर रही हूं। क्या आप ट्यूटर बन सकते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। हान सेन अचानक अनुरोध से हैरान था। ऐसा नहीं है कि आप सीधे पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगे, और आपको इसे केवल स्काईनेट से ही करना होगा। इसमें 1 महीने तक हर दिन 1 घंटा लगेगा। अगर आप व्यस्त हैं तो हम कुछ दिनों के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। हम इसे आपकी समय सारिणी के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। किन शुवान मुस्कुराए। ये कब शुरू होगा? हान सेन ने पूछा। परसों। 20,000 से ज्यादा लोग साइन अप कर चुके हैं, किन शुवान ने कहा। तो फिर मैं तीरंदाजी सिखाऊंगा। हान सेन हर दिन सिर्फ डोंगक्सुआन सूत्र का अभ्यास करने में ही अपना समय बिता रहे थे, इसलिए कुछ और करने के लिए 1 घंटा निकालना ठीक रहेगा। हान सेन भी टीम का सदस्य था। लंबे समय से कुछ भी न करने के बावजूद उसे वेतन मिल रहा था, और नए लोगों के लिए शिक्षक बनना मज़ेदार हो सकता है। तो फिर तुम कब फ्री हो? मुझे टीम का काम तय करना है। हान सेन के शामिल होने की खबर सुनकर किन हुआन बहुत खुश हुई। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने कुछ देर तक अपने जीवन के बारे में बातचीत की। किन शुवान अभी तक कोई पार करने वाला नहीं बनना चाहता था। सुपर जीन की खोज के बाद से कई लोग अगले अभयारण्य में चढ़ने से पहले नए जीन के साथ अपने स्तर को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। कुछ लोग सुपर जीवों के अंडे एकत्र करने में सफल रहे ताकि उनके सुपर जीनों प्राप्त कर सकें, लेकिन वहां बहुत अधिक अंडे नहीं थे, और यदि वे इसी तरह ध्यान केंद्रित करते तो संभवतः 1 शताब्दी में केवल एक ही व्यक्ति अपने सुपर जीनों को अधिकतम कर सकता था।
गठबंधन के लोगों का मानना था कि हान सेन के पास सुपर जीनो प्राप्त करने का एक अलग तरीका है, लेकिन हान सेन तो हान सेन था, उन्होंने उसे अपमानित करने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्होंने हान सेन पर आक्रमण करने की कोशिश की तो उन्हें डर था कि गॉडस्लेयर लुओ उन पर अपना क्रोध बरसा देगा। इसके अलावा वह जी रुओजेन का दामाद था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे छू भी ले। अभयारण्य में हान सेन तक पहुंचना और भी कठिन हो जाता। हान सेन ट्यूटर बनने वाले हैं। किसी हवेली में एक आदमी ने नामों की एक सूची पढ़ी। जब उसने वहां हान सेन का नाम देखा तो वह हैरान रह गया। कौन सा हान सेन? एक लाल बालों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर पूछा। केवल एक ही हान सेन है। ये हान सेन है, आदमी ने जवाब दिया। वह क्या पढ़ा रहा है? लाल बालों वाले आदमी ने पूछा। तीरंदाजी, आदमी ने उत्तर दिया। पहले मुझे वहां जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लाल बालों वाले आदमी ने अपनी भौहें उठाईं। जी आनरान के साथ रात्रि भोजन करते समय हान सेन ने उसे बताया कि वह छात्रों को तीरंदाजी सिखाएगा। इस पर वह भौचक्की होकर बोली, अगर तुम जा रहे हो तो यह एक समस्या हो सकती है। क्या समस्या है? हान सेन ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किंशुवान के सरल प्रस्ताव में कोई समस्या कैसे हो सकती है। जी आनरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शिक्षक होने से विशेष सुरक्षा दल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और इस पदवी के साथ आप एक बेहद सम्मानित सदस्य बन सकते हैं। लेकिन शिक्षक आमतौर पर मार्शल हॉल से आते हैं और आप उस भीड़ में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। हान सेन समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह वहां फिट नहीं बैठेगा, बल्कि ज्यादातर वह अलग थलग पड़ जाएगा। फिर भी उसने पहले ही सोच लिया था और वह अब भी ट्यूशन पढ़ाने पर अड़ा हुआ था। यह एक रोमांचक संभावना थी जिसे वह आजमाने के लिए उत्सुक था। वह सिर्फ एक स्क्वाड लीडर था, इसलिए टीम में एक बड़ा ओहदा हासिल करना उसके लिए अच्छा होगा। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। इसके अलावा किन्हुआन शायद चाहती थी कि वह टीम में और ऊंचा मुकाम हासिल करे, और उसकी दुर्दशा ऐसी नहीं थी जिसे वह ठुकरा सके। हान सेन अपना ज्यादातर समय डोंगशुआन सूत्र का अभ्यास करने और बाओ, एर और जीरो की देखभाल करने में बिताते थे। उनके लिए ऐसे शांतिपूर्ण पल दुर्लभ थे। पिताजी, मुझे दूध चाहिए, बाओ एर ने कहा। उसने एक हाथ में खरगोश राजा को और दूसरे हाथ में बोतल पकड़ रखी थी। खरगोश राजा ने पहले भी उसके आलिंगन का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन बाओ र ने उसकी ढाल को तुरंत ही नष्ट कर दिया। बाओ के लिए 7 स्तरीय जीन लॉक शील्ड एक पतले कागज के टुकड़े के समान मजबूत थी, लेकिन खरगोश राजा बहुत ही वश में था और उसे उसका विरोध करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। भालू के साथ किए गए अपने व्यवहार के विपरीत बाओ एर को भी खरगोश को प्रताड़ित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और भालू की बात करें तो उसे खरगोश के साथ किए गए व्यवहार से बहुत जलन हो रही थी। वह चाहता था कि बाओ र उस पर ज्यादा प्यार से ध्यान दे, लेकिन उसे बस 1-2 बार ही धमकाया जाता था। एक बार जब आसपास कोई नहीं था, भालू ने खरगोश राजा को मारने की कोशिश की। खरगोश उस समय सो रहा था, लेकिन ढाल ऊपर थी और जब भालू ने हमला किया तो वह उसे तोड़ नहीं पाया। इससे भालू पागल हो गया। हान सेन ने उसके अनुरोध पर उसे दूध पिलाया और पालतू जानवरों के लिए खाना तैयार किया। फिर वह अपने बगीचे की देखभाल करने चला गया। मृत ऑर्किड के अलावा बाकी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह राजा वृक्ष फिर से उग पाएगा। मुझे किसी दिन वहां वापस आना चाहिए, उसे खोदकर यहाँ वापस लाना चाहिए। अगर पानी की बूंदें उसे फिर से उगाने में कामयाब रहीं तो मैं बहुत जल्दी सेल्फ जीनो पॉइंट हासिल कर पाऊंगा। हान सेन बस यही सोचकर चक्कर खा रहा था। वह जानता था कि उच्च स्तरीय पौधे आमतौर पर एक ही बार फल देते हैं, लेकिन ये कोशिश करने लायक थी। और हाँ, ये भी संभावना थी कि इसे बढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा, भले ही ये दोबारा फल दे सके। उन बाधाओं को छोड़कर राजा वृक्ष हान सेन के दिमाग में बहुत ज्यादा बसा हुआ था। वह उसे बहुत चाहता था, लेकिन हान सेन को पहले पता था कि पेड़ को वापस लाने से पहले उसे और भी मजबूत बनना होगा। अगर यक्ष अभी भी वहां रहता तो क्या होता, ये तो भगवान ही जानता था। अपने बगीचे में काम खत्म करने के बाद हान सेन आश्रय के पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोगों का हालचाल जानने गया। वे लोग ठीक ठाक थे, दिन भर जानवरों का शिकार करते और भूमिगत आश्रय की सुरक्षा में मौज मस्ती करते। दिन का ज्यादातर समय वहां बिताने के बाद हान सेन ने एलायंस में अपने घर लौटने का फैसला किया। वह स्काईनेट पर गया और एक ऐसे समुदाय में गया जो सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी टीम के सदस्यों के लिए था। वहां बहुत सारे छात्र थे, सब एक ही जगह पर इकट्ठे थे। जब हान सेन अंदर आया तो एक शिक्षक मंच पर व्याख्यान दे रहा था। सभी छात्र उसे देख रहे थे। हान सेन ने सुनने का फैसला किया और अपने लिए एक जगह ढूंढ ली। वह लड़ने में माहिर था, लेकिन हर युद्धकला में माहिर नहीं था। वह समझता था कि दूसरों से सीखकर और उनसे सीखकर ज्ञान ग्रहण करना कितना मूल्यवान हो सकता है। ये शिक्षक मुट्ठी के कौशल पर चर्चा कर रहे थे। इस बातचीत से हान सेन को भविष्य में प्रयोग करने के लिए कई नए विचार मिले।
उसने बहुत कुछ सीखा। इस शिक्षक का नाम नांगोंग हान था और वे एक उम्रदराज व्यक्ति थे। उन्होंने अपने 4 जीन लॉक खोल लिए थे, जो काफ़ी ज़्यादा थे। बहुत कम लोग 8 की संख्या तक पहुंच पाते हैं। वह टीम के पुराने सदस्य थे और मार्शल हॉल के एक कुशल शिक्षक थे। और ज़्यादातर शिक्षक यहीं से आते थे, मार्शल हॉल। उनमें से कई बहुत बुजुर्ग थे और उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। लेकिन इस साल हान सेन एक शिक्षक होंगे। इससे बाकी लोग थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। वह बहुत छोटा था और सिर्फ एक दस्ते का नेता था। वह मार्शल हॉल से नहीं आया था और उसके पास कोई औपचारिक पदवी भी नहीं थी। उन्हें लगा कि किन परिवार मार्शल हॉल की अखंडता को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। नांगोंग हान भी मामलों को इसी तरह देखता था, और जब उसकी नज़र हान सेन पर पड़ी तो उसने झट से अपनी नज़रें हटा लीं, मानो उसने उसे देखा ही न हो। मुक्केबाजी के कौशल संभावनाओं से भरे हैं, लेकिन इनका मुख्य ध्यान गति, शक्ति और निपुणता पर होता है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने प्रतिद्वंद्वी से तेज़ और मजबूत दोनों होना होगा। हालांकि ये सब सिर्फ मांसपेशियों की ताकत से नहीं आता। मुक्केबाजी से अपनी प्रतिभा निखारने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ कौशल भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिक्रिया की गति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बिना अच्छी प्रतिक्रिया समय के आपका कोई भी कौशल बेकार है। समय का सही इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण है। नांगोंग हान ने फिर हान सेन की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें मुट्ठी से किए जाने वाले कुछ करतब दिखाने जा रहा हूँ। शायद ट्यूटर हान मेरे प्रदर्शन में मेरी मदद कर सकें। हान सेन ठिठक गया। अचानक सभी छात्र उसकी ओर देखने लगे और फिर कई लोगों ने तालियां बजाईं। हान सेन ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नांगोंग हान उसे अपने साथ मंच पर कुछ प्रस्तुति देने के लिए कहेगा। लेकिन अब जब हर छात्र की नज़रें उस पर थीं, तो वह मना नहीं कर सका। शिक्षक नांगोंग, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हान सेन ने मंच पर चढ़ते हुए पूछा। नांगोंग हान मुस्कुराया और बोला, ओह, चिंता मत करो, मैं कुछ बुनियादी चालें चलने वाला हूँ। तुम्हारा काम उन पर किसी भी सामान्य योद्धा की तरह प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, हान सेन ने सिर हिलाया। शिक्षक हान और मैं अब आपको बचाव करना सिखाएंगे। बचाव के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी उपलब्धियों पर कभी भी आराम न करें। एक मजबूत बचाव के लिए आपको अपनी सीखी हुई हर बात पर विचार करना होगा। और जब आप किसी दूसरे के हमलों का सामना कर रहे हों तो आपको उनके केंद्र पर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि देवताओं को भी कौशल का प्रयोग करते समय गति करनी पड़ती है, और गहन अवलोकन से आप हमेशा बता सकते हैं कि उनकी गतिविधियाँ उन्हें कहाँ ले जाएंगी। इसके बाद नांगोंग हान ने हान सेन की दिशा में एक मुक्का मारा। केन शुवान और कई अन्य लोग इसे गौर से देख रहे थे। खास तौर पर उसे लगा था कि नांगोंग हान द्वारा हान सेन को मंच पर बुलाने के अनुरोध में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब उसके लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। हान सेन की ओर अचानक एक मुट्ठी को बढ़ते देख किन हुआन डर गया। किन शुवान जानती थी कि मार्शल हॉल के लोग हान सेन को पसंद नहीं करते, लेकिन ये पूरा मामला किन परिवार ने रचा था। उसे यकीन था कि मार्शल हॉल के बुजुर्गों की चिंताएं और शिकायतें सिर्फ मौखिक शिकायतें ही रहेंगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात एक बड़े झगड़े तक पहुंच जाएगी। ऐसा लग रहा था कि बात पहले ही एक अस्थिर शुरुआत से शुरू हो चुकी थी। नांगोंग का मकसद फिलहाल हान सेन को नीचा दिखाना था। उसने दर्शकों के सामने दोस्ताना व्यवहार का दिखावा किया और हान सेन को अपना सहकर्मी मानने का नाटक किया, लेकिन नांगोंग हान के अंदर नाराज़गी थी। और मंच पर हान सेन को शर्मिंदा करना उसकी इसी नाराज़गी का पर्दाफाश था। वह अपने निजी सहायक से प्रदर्शन में मदद मांग सकते थे, लेकिन वह हान सेन से नाराज थे, इसलिए उन्होंने हान सेन से मंच पर आने और बचाव प्रदर्शन में उनकी सहायता करने को कहा। अगर हान सेन ने इस अचानक हमले को नहीं रोका होता तो नांगोंग हान उसकी गलती बता पाता। अगर ऐसा होता रहा तो हान सेन की विश्वसनीयता कम हो जाती। छात्र उसका उतना सम्मान नहीं करते और शायद किसी दूसरे शिक्षक को भी तरजीह देते। मित्रता की आड़ में नांगोंग हान दुष्ट प्रसन्नता से हंस रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि वह सबको बेवकूफ़ बना रहा था। कई लोग उसे और उसके असली स्वभाव को जानते थे, जिनमें किन हुआन भी शामिल थी। वह उसे अच्छी तरह जानती थी और वह जानती थी कि उसने जो मुक्का मारा था वह कोई बेकार का प्रदर्शन नहीं था। नांगोंग हान कुछ दशकों से एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और उन्होंने शैडो पंच तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। उनके हल्केपन के कारण उनके दुश्मनों के लिए उनके मुक्कों की गति और दिशा का पता लगाना मुश्किल था। हान सेन उस व्यक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए वे बिना किसी सावधानी या तैयारी के मंच पर आ गए थे। ऊपर से देखने पर तो वो मुक्का साधारण सा लग रहा था, लेकिन वो तो बस उसके असली रूप की परछाई थी। अगर हान सेन उस साधारण से चालबाज वार को रोकने की कोशिश करता तो उसे अंदर से असली मुक्का लग जाता। और नांगोंग हान ने हान सेन से 2 ज़्यादा जीन लॉक खोले थे। उसकी फिटनेस भी कहीं ज़्यादा थी। क्या वह सचमुच किन परिवार को इतना छोटा समझता है, और हम इस बात से बेखबर हैं कि वह क्या कर रहा है।
किन शुवान का चेहरा उदास लग रहा था क्योंकि वह हान सेन की भलाई के लिए चिंतित थी। उनका मानना था कि उन्होंने पूरी तरह से यह नहीं बताया था कि इस पूरे आयोजन का प्रभारी कौन है। उन्हें मार्शल हॉल के अड़ियल लोगों को यह बताना जरूरी था कि बॉस कौन है ताकि यह आम बात न बन जाए। हालांकि हान सेन बिना ज़्यादा जानकारी के मंच पर आया था, लेकिन उसने नांगोंद हान के मन में उसके प्रति शत्रुता के हल्के संकेत महसूस कर लिए थे। हान सेन उस अभयारण्य में बहुत कुछ देख चुका था और उसे हर तरह के जानवरों का सामना करना पड़ा था। वह पहचान सकता था कि कोई प्राणी या आत्मा शत्रुतापूर्ण है, इसलिए नांगोंद हान के लिए अपनी शत्रुता को पूरी तरह छिपाना असंभव था। आंखें सिकुड़ते हुए हान सेन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और आने वाले हमले को रोकने की कोशिश की। जैसे ही हान सेन ने हाथ बढ़ाया, नांगोंद हान की आंखें उत्साह से चमक उठीं और इसलिए उसने तेज गति से मुक्का मारा। अगर हान सेन ने केवल अपनी परछाई को रोका तो युवा पिल्ला को ऐसा झटका लगेगा कि वह मूर्ख जैसा दिखेगा। किन जुवान ने हान सेन को छाया से बचने के लिए कदम उठाते देखा और उसे पता था कि चीजें जल्द ही खराब हो जाएंगी। मार्शल हॉल के शिक्षकों ने भी ये देखा और उनके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई। एक शिक्षक ने कहा, ये युवक बहुत जल्दबाजी में है। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन सभी जानते थे कि वह हान सेन के बारे में बात कर रहा था। वेदना। सभी लोग आगे झुककर देखने लगे कि क्या हुआ था और वहां उन्होंने हान सेन को देखा। उसने नांगोंद हान की असली मुट्ठी को रोक दिया था। उसने शैडो पंच का इस्तेमाल नहीं किया। क्या मैंने उसके इरादों को गलत समझा? किन हुआन और बाकी लोग असमंजस में देखते रहे। आमतौर पर वह मुट्ठी बस परछाई होती, लेकिन हान सेन ने असली मुट्ठी को रोक लिया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि यदि नांगोंद हान ने शैडो पंच का इस्तेमाल किया होता तो हान सेन असली पंच को रोक पाता। सभी को लगा कि मंच पर मौजूद शिक्षक हान सेन को मूर्ख बनाने के लिए शैडो पंच का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन अजीब बात यह थी कि नांगोंद हान का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था, और तुरंत बाद उसने एक और मुक्का मारा। मार्शल हॉल में सभी लोग भौंचक्के रह गए। नांगोंद हान के मुक्के बहुत साधारण लग रहे थे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह शैडो पंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्शल हॉल के एक शिक्षक ने कहा, वह क्या कर रहा है? वह इतनी लापरवाही से कैसे पढ़ाने की उम्मीद कर सकता है? सबको लगा कि नांगोंद हान बस हान सेन और उसके संपर्कों से डरता है, लेकिन नांगोंद हान किसी परेशान करने वाले खुलासे से सदमे में आया हुआ सा लगने लगा, मानो उसके साथ कुछ शर्मनाक हुआ हो। नांगोंद हान उस अभयारण्य में एक बूढ़ा आदमी था। वहां रहते हुए उसने कई मुश्किलें झेली थीं और उसका शैडो पंच कोई मजाक नहीं था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा हैरान था। इतने सालों में उसे कभी इतनी अजीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। सबकी सोच के विपरीत नांगोंद हान सचमुच शैडो पंच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। जब हान सेन उसकी शैडो मुट्ठी को रोकने की कोशिश करता तो नांगोंद हान अपनी दूसरी मुट्ठी से वार करता। यही उसकी योजना थी। हान सेन को जोर से मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हल्का सा वार भी उसकी छवि और एक शिक्षक के तौर पर उसे मिलने वाले सम्मान को कमज़ोर कर देता। अगर वह हान सेन की प्रतिष्ठा को इस तरह धूमिल कर सकता है तो नांगोंद हान को उम्मीद थी कि हान सेन को एक अज्ञानी युवक समझा जाएगा जो अपनी औकात से कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जब नांगोंद हान ने छाया मुट्ठी बनाने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। उसकी मुट्ठी ठीक से काम नहीं कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसने जोश में आकर उसे चुका दिया है, इसलिए उसने अपना ध्यान फिर से केंद्रित करने और फिर से मुक्का मारने की कोशिश की। लेकिन किसी अजीब वजह से वह छाया मुट्ठी को बिल्कुल भी नहीं बना पाया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी असली मुट्ठी हान सेन की ओर चुंबकित हो रही हो। नांगोंद हान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से अपने कुछ जीन लॉक खोल दिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इस एहसास ने जल्द ही उससे वो व्यंग्यात्मकता छीन ली जिसके साथ उसने हान सेन को मंच पर बुलाया था। हान सेन के सामने उसका शैडो पंच बेकार था। उसकी प्रभावशीलता जादुई रूप से गायब हो गई थी। नांगोंद हान की मुट्ठियां अब भी हान सेन पर बिजली की गति से चल रही थीं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था जो होना चाहिए था। लेकिन अशिक्षित दर्शकों के लिए यह एक अद्भुत नज़ारा था। तेज उन्मत्त मुट्ठियां हान सेन की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन वह हर एक को रोकने में कामयाब रहे। मार्शल हॉल के दूसरे शिक्षक नांगोंद हान की क्षमताओं से ज्यादा वाकिफ थे और उनका मानना था कि वह बस एक कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। उनका मानना था कि वह सचमुच हान सेन के साथ सहयोग करना चाहता था और उसकी नज़रों में आना चाहता था, न कि उसे नीचा दिखाना चाहता था। किन शुवान को भी यकीन था कि नांगोंद हान अच्छा खेल रही है, वरना उसने सोचा चीज़ें इतनी आसानी से नहीं चलती। नांगोंद हान को असल में कैसा महसूस हो रहा था यह कोई नहीं जानता था और इस घटनाक्रम के सदमे से वह घबराने लगा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। अब वह हमला करना बंद करना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। नांगोंद हान की मुट्ठियों का अपना दिमाग था और वे हान सेन की ओर बढ़ना बंद नहीं कर रही थीं। नांगोंद हान मंच पर खड़े युवक को भय से देख रहा था, मानो वह क्रिसमस के भूत का भूत हो। जाहिर है हान सेन का मन बिल्कुल अलग था।
हान सेन को वाकई मजा आ रहा था। वह बाओ एयर की ऊर्जा प्रवाह का इस्तेमाल नानगोंद हान की मुट्ठियों को अपनी मनचाही जगह पर खींचने और उन्हें रोकने का नाटक करने के लिए कर रहा था। लेकिन बाओ एयर की ऊर्जा प्रवाह बेकाबू और बेकाबू थी, हान सेन के लिए भी। उसने इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी जब उसे इसकी सचमुच ज़रूरत हो, लेकिन अब बूढ़े शिक्षक की मुट्ठियां उस पर ऐसे टूट रही थीं मानो मंच पर आग लग गई हो। नानगोंद हान की ताकत उसकी असली ताकत में नहीं, बल्कि उसकी गति और उसकी चालों पर छाई छाया में थी। फिर भी उसके 4 खुले जीन लॉक थे और वह भी उस बेकाबू खिंचाव का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। हालांकि इस तरकीब से उसके दुश्मनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी हान सेन खुश था कि उसके पास ये शक्ति थी। इससे दूसरों की चाल पर असर पड़ सकता था और इसलिए ये खेल बदलने वाला साबित हुआ। यदि हान सेन ने युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में इस तकनीक का उपयोग किया तो ये लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल सकता था और उसे शक्तिशाली दुश्मनों पर विजय पाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता था। हान सेन ने पहले भी एक बार लॉकी की चूषण शक्ति का परीक्षण किया था, लेकिन बाओ एयर के जन्म के बाद इसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ गई थी। मैं आपके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले हमलों से बचाव इसी तरह करना चाहिए। नानगोंद हान के हाथ अचानक उसकी बगलों में गिर गए और उसने अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की ताकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसका जरा भी अंदाजा न लगे। हान सेन को अपने सामने झुकते देख नानगोंद हान कम से कम इस बात के लिए आभारी था कि उस युवक ने उसे मंच पर शर्मिंदा करने या दर्शकों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था। नानगोंद हान ने बाकी पाठ पूरा किया, लेकिन जब वह समाप्त हो गया तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या बात की थी। जब नानगोंद हान मार्शल हॉल से अपने दोस्तों के पास लौटा तो उन्होंने उसे बड़ी घृणा से देखा। सब उसे कायर समझ रहे थे। नानगोंद हान जो कुछ हुआ था उसे बताना चाहता था, लेकिन वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सका। हान सेन हाल ही में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने थे और उनके पास नानगोंद हान को हराने के लिए पहले से ही कोई क्षमता नहीं थी। अगर वह उनसे कहता कि हान सेन उसकी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है तो वे सोचेंगे कि वह झूठ बोल रहा है। ट्यूटर नानगोंद पाठ अच्छा था। हान सेन की आवाज़ पास से उसे सुनाई दी और जब वह मुड़ा तो उसने किन जुबान और हान सेन को आते देखा। नानगोंद हान का मन कर रहा था कि वह घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रो पड़े। उसके साथ मौजूद शिक्षक उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई गद्दार हो। ट्यूटर नानगोंद का पाठ वाकई अद्भुत था। मैं अगले पाठ का बेसब्री से इंतजार करूंगा, किन शुवान ने कहा। मार्शल हॉल के शिक्षक गुस्से से आग बबूला होकर नानगोंद हान को घूरते रहे। उन्हें लगा कि उसने उनके साथ विश्वासघात किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, नानगोंद हान ने अपने दिल में कहा, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बावजूद शब्दों को उगल नहीं सका। ट्यूटर नानगोंद, जब मैं अपना पाठ पढ़ाने मंच पर आऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी मदद करेंगे। हान सेन ने उस पर मुस्कुराया, जिससे नानगोंद हान का चेहरा और भी बिगड़ गया। बूढ़ा ट्यूटर बस भाग जाना चाहता था। नानगोंद हान उस अभयारण्य में एक बूढ़ा आदमी था। वहां रहते हुए उसने कई मुश्किलें झेली थीं और उसका शैडो पंच कोई मजाक नहीं था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा हैरान था। इतने सालों में उसे कभी इतनी अजीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। सबकी सोच के विपरीत नानगोंद हान सचमुच शैडो पंच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। जब हान सेन उसकी शैडो मुट्ठी को रोकने की कोशिश करता तो नानगोंद हान अपनी दूसरी मुट्ठी से वार करता, यही उसकी योजना थी। हान सेन को जोर से मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हल्का सा वार भी उसकी छवि और एक शिक्षक के तौर पर उसे मिलने वाले सम्मान को कमज़ोर कर देता। अगर वह हान सेन की प्रतिष्ठा को इस तरह धूमिल कर सकता है तो नानगोंद हान को उम्मीद थी कि हान सेन को एक अज्ञानी युवक समझा जाएगा जो अपनी औकात से कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जब नानगोंद हान ने छाया मुट्ठी बनाने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। उसकी मुट्ठी ठीक से काम नहीं कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसने जोश में आकर उसे चुका दिया है, इसलिए उसने अपना ध्यान फिर से केंद्रित करने और फिर से मुक्का मारने की कोशिश की। लेकिन किसी अजीब वजह से वह छाया मुट्ठी को बिल्कुल भी नहीं बना पाया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी असली मुट्ठी हान सेन की ओर चुंबकित हो रही हो। नानगोंद हान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से अपने कुछ जीन लॉक खोल दिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इस एहसास ने जल्द ही उससे वो व्यंग्यात्मकता छीन ली जिसके साथ उसने हान सेन को मंच पर बुलाया था। हान सेन के सामने उसका शैडो पंच बेकार था। उसकी प्रभावशीलता जादुई रूप से गायब हो गई थी। नानगोंद हान की मुट्ठियां अब भी हान सेन पर बिजली की गति से चल रही थीं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था जो होना चाहिए था। लेकिन अशिक्षित दर्शकों के लिए यह एक अद्भुत नज़ारा था। तेज उन्मत्त मुट्ठियां हान सेन की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन वह हर एक को रोकने में कामयाब रहे। मार्शल हॉल के दूसरे शिक्षक नानगोंद हान की क्षमताओं से ज्यादा वाकिफ थे और उनका मानना था कि वह बस एक कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। उनका मानना था कि वह सचमुच हान सेन के साथ सहयोग करना चाहता था और उसकी नज़रों में आना चाहता था, न कि उसे नीचा दिखाना चाहता था। केन शुवान को भी यकीन था कि नानगोंद हान अच्छा खेल रही है।
वरना, उसने सोचा, चीजें इतनी आसानी से नहीं चलती। नानगोंद हान को असल में कैसा महसूस हो रहा था यह कोई नहीं जानता था, और इस घटनाक्रम के सदमे से वह घबराने लगा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। अब वह हमला करना बंद करना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। नानगोंद हान की मुट्ठियों का अपना दिमाग था, और वे हान सेन की ओर बढ़ना बंद नहीं कर रही थीं। नानगोंद हान मंच पर खड़े युवक को भय से देख रहा था, मानो वह क्रिसमस के भूत का भूत हो। जाहिर है, हान सेन का मन बिल्कुल अलग था। हान सेन को वाकई मजा आ रहा था। वह बाओ एयर की ऊर्जा प्रवाह का इस्तेमाल नानगोंद हान की मुट्ठियों को अपनी मनचाही जगह पर खींचने और उन्हें रोकने का नाटक करने के लिए कर रहा था। लेकिन बाओ एयर की ऊर्जा प्रवाह बेकाबू और बेकाबू थी, हान सेन के लिए भी। उसने इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी जब उसे इसकी सचमुच ज़रूरत हो, लेकिन अब बूढ़े शिक्षक की मुट्ठियां उस पर ऐसे टूट रही थीं मानो मंच पर आग लग गई हो। नानगोंद हान की ताकत उसकी असली ताकत में नहीं, बल्कि उसकी गति और उसकी चालों पर छाई छाया में थी। फिर भी, उसके 4 खुले जीन लॉक थे, और वह भी उस बेकाबू खिंचाव का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। हालांकि इस तरकीब से उसके दुश्मनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी हान सेन खुश था कि उसके पास ये शक्ति थी। इससे दूसरों की चाल पर असर पड़ सकता था, और इसलिए ये खेल बदलने वाला साबित हुआ। यदि हान सेन ने युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में इस तकनीक का उपयोग किया, तो ये लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल सकता था और उसे शक्तिशाली दुश्मनों पर विजय पाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता था। हान सेन ने पहले भी एक बार लॉकी की चूषण शक्ति का परीक्षण किया था, लेकिन बाओ एयर के जन्म के बाद इसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ गई थी। मैं आपके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले हमलों से बचाव इसी तरह करना चाहिए। नानगोंद हान के हाथ अचानक उसकी बगलों में गिर गए, और उसने अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की ताकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसका जरा भी अंदाजा न लगे। हान सेन को अपने सामने झुकते देख नानगोंद हान कम से कम इस बात के लिए आभारी था कि उस युवक ने उसे मंच पर शर्मिंदा करने या दर्शकों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था। नानगोंद हान ने बाकी पाठ पूरा किया, लेकिन जब वह समाप्त हो गया तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या बात की थी। जब नानगोंद हान मार्शल हॉल से अपने दोस्तों के पास लौटा तो उन्होंने उसे बड़ी घृणा से देखा। सब उसे कायर समझ रहे थे। नानगोंद हान जो कुछ हुआ था उसे बताना चाहता था, लेकिन वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सका। हान सेन हाल ही में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने थे, और उनके पास नानगोंद हान को हराने के लिए पहले से ही कोई क्षमता नहीं थी। अगर वह उनसे कहता कि हान सेन उसकी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, तो वे सोचेंगे कि वह झूठ बोल रहा है। ट्यूटर नानगोंद, पाठ अच्छा था। हान सेन की आवाज़ पास से उसे सुनाई दी, और जब वह मुड़ा तो उसने किन जुबान और हान सेन को आते देखा। नानगोंद हान का मन कर रहा था कि वह घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रो पड़े। उसके साथ मौजूद शिक्षक उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई गद्दार हो। ट्यूटर नानगोंद का पाठ वाकई अद्भुत था। मैं अगले पाठ का बेसब्री से इंतजार करूंगा, किन शुवान ने कहा। मार्शल हॉल के शिक्षक गुस्से से आग बबूला होकर नानगोंद हान को घूरते रहे। उन्हें लगा कि उसने उनके साथ विश्वासघात किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, नानगोंद हान ने अपने दिल में कहा, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बावजूद शब्दों को उगल नहीं सका। ट्यूटर नानगोंद, जब मैं अपना पाठ पढ़ाने मंच पर आऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी मदद करेंगे। हान सेन ने उस पर मुस्कुराया, जिससे नानगोंद हान का चेहरा और भी बिगड़ गया। बूढ़ा ट्यूटर बस भाग जाना चाहता था। हान सेन के लिए तीरंदाजी मुश्किल नहीं थी। यह एक युद्ध संबंधी पेशा था जिससे उन्हें बेहद लगाव था, और जब छात्रों को पढ़ाने का समय आता तो वे पूरी ईमानदारी से व्याख्यान देते। एक व्यक्ति ने पूछा, ट्यूटर हान, मैंने सुना है कि आप ड्रिलहेड नाम के एक हुनर के बारे में जानते हैं। क्या आप हमें वह सिखा सकते हैं? वह युवा था और एक बेहतरीन तकनीक सीखना चाहता था। ड्रिलहेड सीखने का विचार हान सेन के कई छात्रों के मन में तेजी से घर कर गया। अब वे सभी चाहते थे कि हान सेन उन्हें ये बजाना सिखाएं। जवाब में हान सेन मुस्कुराए और बोले, यह एक जटिल कौशल है। जिन कौशलों को आप शानदार समझते हैं वे आमतौर पर काफ़ी जटिल होते हैं। लेकिन आपको पहले बुनियादी कौशलों का प्रदर्शन करना सीखना होगा, और ड्रिलहेड जैसा कौशल सीखने से पहले कई शुरुआती तकनीकों में महारत हासिल करनी होगी। इसके लिए धनुष चलाने में बहुत निपुणता की आवश्यकता होती है। लेकिन ट्यूटर हान, हम अपने बुनियादी हुनर तो पहले ही सीख चुके हैं। हमने मिलिट्री अकादमी में सीखा था, उस आदमी ने जवाब दिया जिसने सबसे पहले पूछा था। लेकिन मैं अलग हूँ। तुमने शुरुआती चालें किसी और से सीखी थी, मुझसे नहीं। हान सेन गर्मजोशी से मुस्कुराया और फिर बोला, अब धनुष के बारे में बात करते हैं। ड्रिलहेड के लिए ज़रूरी था कि उपयोगकर्ता पहले से ही ड्रिलिंग कौशल सीख चुका हो। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई कुछ ही पाठों में सीख सके, या जिसमें थोड़ी बहुत भी सच्ची प्रतिभा हासिल कर सके। हान सेन व्यापक रूप से तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं को शामिल करते हुए बात करना चाहते थे।
दुर्भाग्य से यह एक बहुत ही उबाऊ व्याख्यान था, लेकिन चाहे वह कितना भी नीरस क्यों न रहा हो, जो पढ़ाया गया वह बहुत महत्वपूर्ण था। अगर छात्र हान सेन की बातों पर ध्यान देते तो उनके बचने और भविष्य में सफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जातीं। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि छात्र नहीं सुनते तो हान सेन उन पर दबाव डालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। शानदार हुनर आकर्षक थे और उन्होंने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन छात्र युवा थे और हान सेन उन्हें ऐसे पाठ पढ़ाना चाहते थे जो सचमुच सार्थक हों और उनके जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकें। हालांकि युवा लोग इस बात के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना है, और बहुत कम लोगों को लंबे भाषण पसंद थे। कई लोग व्याख्यान से बेहद निराश हो रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे बहुत कुछ सीखेंगे और उनके भाषण से प्रेरित और उत्साहित होंगे। उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं और मंच पर हान सेन के हर वाक्य के साथ उनके दिल और भी उदास होते गए। लेकिन सभी छात्र ऐसे नहीं थे। कई होशियार और एकाग्र छात्र अभी भी हान सेन पर बहुत ध्यान देते थे। कुल मिलाकर हान सेन कोई खास अच्छे शिक्षक नहीं थे, और हालांकि उनके कई छात्र निराश होकर लौट जाते, लेकिन उन्हें अपने व्याख्यान की कार्यप्रणाली या विषय वस्तु पर कोई पछतावा नहीं था। तीरंदाजी उनका जुनून था और वे इस विषय पर अपना ज्ञान बांटने में खुशी महसूस करते थे। जब पाठ समाप्त हुआ तो दो छात्र हान सेन के पास आए। एक के बाल काले थे जबकि दूसरे के लाल। शिक्षक हान, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? काले बालों वाले व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा। जरूर, हान सेन ने कहा। काले बालों वाले व्यक्ति ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नज़दीकी मुकाबले में धनुष का इस्तेमाल करना उचित है? हान सेन को शुरू में लगा कि वह आदमी ड्रिलहेड के बारे में कुछ और पूछेगा। ये सवाल सुनकर उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। यह एक अच्छा सवाल है। इस आईडी के साथ बाद में मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हें और बताऊंगा। फिलहाल अगले लेक्चर पर चलते रहो। मैं देर से आने वाले छात्रों के साथ दूसरी कक्षाओं में व्यवधान डालने का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। हान सेन ने उन्हें अपनी आईडी दी। उससे एक ऐसा सवाल पूछा गया था जिसका जवाब जल्दी में नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा उसके तुरंत बाद उन्हें कुछ और क्लासों में भी जाना था। अगर वे सुनने को तैयार हों तो हान सेन बाद में उन्हें और भी सिखाने में खुशी महसूस करेंगे। धन्यवाद ट्यूटर हान। फिर वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। बुरा नहीं, हान सेन के पास आते हुए किन जुबान मुस्कुराती हुई दिखाई दी। हान सेन ने कहा, कुल मिलाकर छात्र मेरी बताई बातों से खुश नहीं दिखते। आपने जो कहा वो ठीक था, वे अभी बहुत छोटे और अनुभवहीन हैं और आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। किन हुआन ने एक पल के लिए हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, आथ परिवार के वे लड़के आपसे कुछ पूछने आए थे। सब ठीक तो है? उनके पास बस तीरंदाजी से जुड़े कुछ सवाल थे। हान सेन उसके अचानक सवाल से थोड़ा हैरान हुआ, इसलिए उसने पूछा, क्यों? क्या उनमें कुछ गड़बड़ है? खैर, उन्हें टीम का सबसे परेशान करने वाला सदस्य माना जा सकता है। मुझे तो उन्हें देखकर ही सिरदर्द होने लगता है। शिन हुआन मुस्कुराए, फिर पूछा, ठीक है, और मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या तुमने सोचा है कि इसके साथ क्या करना है? किससे? ताया तलवार से। अभी तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जब मुझे कोई बेहतर हथियार मिल जाएगा तो शायद मैं इसे बेच दूंगा, हान सेन ने समझाया। ठीक है, तो फिर, किन जुबान ने कहा। हान सेन को यह अजीब लगा। वह आमतौर पर इतनी जिद्दी और जिज्ञासु नहीं होती, इसलिए उसे एहसास हुआ कि तलवार उसके परिवार के लिए उससे कहीं ज़्यादा मायने रखती होगी जितना वह बता रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह ब्लेड आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हान सेन ने पूछा। किन हुआन एक पल के लिए चुप और स्थिर हो गई। जब उसकी वाणी वापस लौटी तो उसने कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन यह एक राज है। तुम किसी और को नहीं बता सकते। मैं एक राज रख सकता हूँ, चिंता मत करो, हान सेन ने कहा। एक और लंबे विराम के बाद किन हुआन ने फिर कहा, आपने मुझसे एक बार किन हुआइजेन के बारे में पूछा था। ये ब्लेड उसी से संबंधित है। क्या वे दोनों जुड़े हुए हैं? हान सेन ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने एक बार काले रेगिस्तान के नीचे जमा हुआ पाया था वह वास्तव में किन हुआइजेन था, और वह हमेशा सोचता था कि उस आदमी ने उसे हान जिंगजी से सावधान रहने के लिए क्यों कहा था, और वह ये भी जानना चाहता था कि उस आदमी के पास रक्तनाड़ी सूत्र क्यों था। उस अजीब मुलाकात की उसकी यादों में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया था। लंबे समय से प्रतीक्षित रहस्योद्घाटन की संभावना के साथ हान सेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब किन शुवान ने फिर से बात की तो उसने कहा, अतीत में किन परिवार पूरा नहीं था। एक हिस्सा जोहू काल से था जिसका नाम जी था। दूसरा हिस्सा किन काल से आया था और उसका नाम यंग था। मैं यंग से हूँ और हमारा वंश प्रथम राजा से चला आ रहा है। ताया प्रथम राजा की संतान थी। हमारे परिवार के पास एक ची गोंग भी है जिसके अभ्यास के लिए इस तलवार की आवश्यकता होती है। किस क्यूई गोंग को अभ्यास के लिए इस तलवार की आवश्यकता है? हान सेन ने पूछा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, किन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा।
ताया हकीकत में हमारी है, लेकिन उस समय हमें अभयारण्यों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। उस समय हमारे ची गोंग के बारे में सभी जानते थे, बस उनके पास अभ्यास के लिए सही तलवार का अभाव था। केवल किन हुआइझेन ही थे जिन्होंने इसके अभ्यास के लिए ताया का इस्तेमाल किया था। क्या वह क्यूई गोंग सीखने में सफल रहा? हान सेन ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। मुझे लगता है उसने ऐसा किया था, और ऐसा करने के बाद वह 7वीं टीम में एक अन्वेषक के रूप में शामिल हो गया। वह ताया को अपने साथ अभयारण्यों में ले गया, और जब वह लौटा तो वह तलवार 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। बाकी आधा हिस्सा हमसे बहुत समय तक खोया रहा। उसने हमें बताया कि ताया के बाकी आधे हिस्से को वापस पाना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम क्यूई गोंग का अभ्यास कर सकें। हान सेन को अब ताया और किन हुआइझेन के बारे में और भी जानकारी मिल गई थी। हालांकि इससे कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी, जैसे कि तलवार को अभयारण्यों में कैसे लाया गया था, लेकिन असली ज्वलंत प्रश्न अभी भी अनुत्तरित थे। जब किन परिवार ने लैनते परिवार से पूछा कि उन्हें तलवार कहाँ मिली, तो उन्होंने बताया कि इसे एक अंतर्तारकीय यात्री से खरीदा गया था। उन्होंने उस यात्री को सिर्फ एक बार देखा था। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ से आया था, और तब से वे उसे पहचान नहीं पाए थे। अगले व्याख्यान समाप्त होने पर आथा परिवार के 2 युवक फिर से हान सेन से मिलने आए। वे अभी भी बहुत उत्सुक थे और तीरंदाजी के बारे में और जानना चाहते थे। जब हान सेन उनसे दोबारा मिले तो तीरंदाजी के प्रति उनका उत्साह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, इसलिए उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। काई वेई और लॉन्ग ने हान सेन की बात ध्यान से सुनी और इससे वह और भी खुश हो गया। लेकिन उसके बाद भी उनकी उत्सुकता कम नहीं हुई। हर दिन वे हान सेन से उन चीज़ों के बारे में पूछने आते थे जो उन्हें समझ नहीं आती थीं। हान सेन को निजी ट्यूटर और लेक्चरर बनने का मौका बहुत पसंद था, और वह हर मौके पर अपनी पूरी क्षमता से उनकी मदद करने के लिए समय निकालता था। उसे दोनों पसंद आने लगे थे। हान सेन ने दोनों को पढ़ाने को समय की बर्बादी नहीं समझा, बशर्ते वे ध्यान से सुने, और उन्होंने सुना भी। 1 महीना बीत गया और इस बार उन्होंने सिर्फ पढ़ाना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने अपने जीन का तीसरा लॉक भी खोल लिया। इस समय उसकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, इसलिए हान सेन अपना तीसरा ताला जल्दी ही खोल पाया। तुलनात्मक रूप से एक औसत खिलाड़ी को इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग जाते। तीसरे जीन लॉक को खोलने के बाद उसकी डोंगक्सुआन आभा काफ़ी मात्रा में विस्तारित हुई और उसे एक नया कार्य भी प्रदान किया। दूसरे स्तर पर वह अपनी जीवन शक्ति को दूसरों की नज़रों से बचाकर छिपा सकता था। अपने तीसरे जीन लॉक को खोलने के बाद वह अब दूसरों की 7वीं इंद्रिय को भी छिपा सकता था। हालांकि वह 8वीं इंद्रिय को मंद या बाधित नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अगर उनमें यह न हो तो इसका मतलब था कि वह दूसरों को लगभग अंधा और बहरा बना सकता था। किसी भी योद्धा के लिए यह एक भयावह शक्ति थी, तथा यह मूक निःशक्त किसी भी विनाशकारी शक्ति से अधिक भयावह थी। इस क्षमता को अनलॉक करने के बाद हान सेन ने सोचा कि क्या उसका अगला अनलॉक उसे दूसरों की 8वीं इंद्रिय को भी दबाने की अनुमति देगा। हान सेन ने मोमेंट क्वीन को जीवों का शिकार करने के लिए भेजा, और जब वह चली गई तो उसने तीसरे स्पिरिट बेस में प्रवेश करने का मौका लिया। उन्होंने चुपचाप अपनी उपस्थिति बनाए रखी तथा ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी उपस्थिति को छिपाया कि किसी को पता न चले कि राजा वहां आ चुके हैं। उनकी डोंगक्सुआन आभा न केवल एक व्यक्ति की 7वीं इंद्रिय को दबा सकती थी, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र में फैलाया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि यदि कोई आत्मा उनकी डोंगक्सुआन आभा के प्रभावी दायरे से बाहर थी तो वे न तो उस स्थान को देख सकते थे और न ही उसमें प्रवेश कर सकते थे। इसलिए अपनी आत्मा की मूर्ति को छिपाने के बाद कोई भी उसे या उसके द्वीप को नहीं देख सकता था। वहां उसकी उपस्थिति एक टिमटिमाती हुई छाया से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये हान सेन की नई तृतीय अभयारण्य जेनो छापामारी योजना का पहला चरण था। हान सेन ने शाही आत्माओं की खोज शुरू की। वह कोई भी लेवल नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा शाही आत्मा जीनो पॉइंट इकट्ठा करना चाहता था। जिन आत्माओं को पीटा गया था उन्हें हान सेन का चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। उन्हें बस इतना पता था कि एक काले पर्दे ने उनकी आंखों को ढक लिया था, और फिर अचानक वे एक आत्मा की मूर्ति के पास फिर से प्रकट हो गईं। हान सेन अपने रैंकों में तेजी से ऊपर उठने से खुद को नहीं रोक सका, और जल्द ही वह राजा आत्माओं के रैंक तक पहुंच गया। क्या तुमने सुना? एक भयानक राज आत्मा यहाँ आ गई है। जब तक बहुत देर न हो जाए तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। वह तुम्हें अंधेरे में ले जाएगा और फिर तुम्हें मार डाला जाएगा। मुझे पता है, मैंने सुना है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस राजा आत्मा का पुत्र हो सकता है। हमें उसे आखिरी बार देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में राजा हो सकता है? मुझे नहीं लगता। क्या राजा के पास सफ़ेद बत्ती नहीं है? लेकिन मैंने सुना है कि इस नए खतरे ने कई राज आत्माओं को मार डाला है। ऐसा लगता है कि यह एक और भयावह शक्तिशाली आत्मा है जिससे हमें जूझना होगा। तुम्हें क्या लगता है, लड़ाई में कौन जीतेगा, यह आत्मा या राजा? नई भावना। अंतरिक्ष का तत्व भयावह है। विभाजित अंतरिक्ष राजा ने कहा, यदि नई आत्मा उस पर हमला करेगी तो वह उसे नष्ट कर देगा।
वह एक अंतरिक्ष राजा आत्मा है, निश्चित रूप से वह इस छाया में रहने वाले राक्षस को नष्ट कर देगा। मुझे यकीन है कि आत्मा भी यह जानती है। शायद इसीलिए उसने अभी तक स्प्लिट स्पेस किंग का पीछा नहीं किया है। जब आत्माएं इस पर चर्चा कर रही थीं, हान सेन अपने द्वीप से गुजरा और कुछ देर तक उनकी बातें सुनता रहा। जाते जाते उसने सोचा, अगर स्प्लिट स्पेस किंग वाकई एक अंतरिक्ष आत्मा है तो मैं उसे मार सकता हूं और कुछ अंतरिक्ष जीनो पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं। अगर हम आपस में लड़ें तो और भी बेहतर होगा। लेकिन हान सेन अभी उसकी तलाश में नहीं निकला था। दूसरे स्पिरिट बेस में हान सेन को स्प्लिट स्पेस किंग और किंग को नष्ट करने की उसकी कसम के बारे में पहले ही बता दिया गया था। शायद मैं सचमुच उसके साथ आत्मयुद्ध कर सकूंगा, हान सेन ने खुद से कहा और अपने अगले लक्ष्य की तलाश जारी रखी। हान सेन ने केवल उन राजा आत्माओं पर हमला किया जो उससे एक रैंक ऊपर थीं। और जब तक वह हमला कर चुका, उसने आसानी से 20 स्पिरिट जीनो पॉइंट हासिल कर लिए थे। हालांकि दुर्भाग्य से वे सभी मूल तत्व थे। हालांकि हान सेन जितने ज्यादा राजाओं को हराता, स्प्लिट स्पेस किंग उतना ही घमंडी होता जाता। उसने कहा कि हान सेन का यह है, उसे सिर्फ छिपकर लड़ने में ही भरोसा है। उसका मानना था कि हान सेन उसे कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा और इसलिए स्प्लिट स्पेस किंग निडर होकर अपनी मनचाही बात कह देता था। जब भी हान सेन किसी राजा की आत्मा को मारता, वे बड़े गुस्से से फिर से जीवित हो जाते। और अक्सर उनकी गुस्से से भरी शिकायतों में स्प्लिट स्पेस किंग का जिक्र होता। उसकी आखिरी हत्या के बाद आत्मा चिल्लाए, उफ काय! अगर तुम्हें लगता है कि तुम में हिम्मत है तो जाओ और स्प्लिट स्पेस किंग से लड़ो। वह कमज़ोर, वह कुछ भी नहीं है। मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, हान सेन ने उस अंधेरे से जवाब दिया जिसने उसे उनकी नज़रों से ओझल कर दिया था। बातें सस्ती होती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में वो काबिलियत है जो तुम्हें उससे लड़ने से रोक सकती है, तो तुम्हें उससे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहां जाओ और अपनी योग्यता साबित करो, राज आत्मा ने डांटा। ओह, मैं करूंगा। उसे एक संदेश दे दो, हम शेन जियाओ में लड़ेंगे। और उसे बता दो कि यह एक आत्मा लड़ाई होगी। मैं इंतजार करूंगा। और अगर वह आत्मा लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो उसे बता दो कि आने की जहमत न उठाए, हान सेन ने कहा और चला गया। इस चुनौती की खबर जल्द ही पूरे तीसरे स्पिरिट बेस में फैल गई। हर स्पिरिट ने जल्द ही हान सेन के शब्द सुने और वे सभी ऐसी लड़ाई देखने के लिए उत्सुक हो गए। क्या आपको लगता है कि स्प्लिट स्पेस किंग शेन जियाओ में आत्मा लड़ाई के लिए आएगा? बेशक वह ऐसा करेगा। हाँ, उसे डरने की कोई बात नहीं है। उसकी अंतरिक्ष विभाजन शक्तियां इस अंधेरे में रहने वाले हारे हुए को वाष्पीकृत कर सकती हैं। तो फिर ये तो कमाल का शो होने वाला है। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी करो। यह एक दुर्लभ दृश्य होगा, हमें निश्चित रूप से जल्द ही वहां पहुंचना होगा। अनगिनत आत्माएं इस लड़ाई को देखने के लिए शेन जियाओ के पास गईं। और हमेशा की तरह ठंडे दिमाग से स्प्लिट स्पेस किंग ने लड़ाई की शर्तें स्वीकार करते हुए कहा, वाह! क्या मूर्खता है! मुझे आत्मयुद्ध के लिए चुनौती देना जीवन की बर्बादी है। एक महिला ने कहा, स्प्लिट स्पेस, ये लड़ाई व्यर्थ है। यदि मैं उसे हरा नहीं सकता या यदि मैं डरकर भाग जाता हूं, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं अपने नाम के अनुरूप कैसे रह सकता हूं? स्प्लिट स्पेस किंग ने कहा, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तुम उसकी शक्तियों की सीमा नहीं जानती। ये जोखिम भरा है और अगर तुम अपने सारे स्पेस जीनो पॉइंट खो दोगी तो। महिला बहुत चिंतित लग रही थी। मैं अविनाशी हूँ, क्या तुमने अभी तक ये नहीं सीखा? मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से कुचल दूंगा, स्प्लिट स्पेस किंग ने फिर से पुष्टि की। औरत कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया और कहा, तुम तो बस एक शाही आत्मा हो। तुम समझती नहीं, मैं पलक झपकते ही उसे 100 बार मार सकता हूँ। वह स्त्री तो एक राजसी आत्मा थी, लेकिन उसने स्प्लिट स्पेस राजा को जन्म दिया था। ये बहुत दुख की बात थी कि उसने उसका तिरस्कार किया। वह एक अभागा पुत्र था। हान सेन ने लड़ाई की तैयारी तो की, लेकिन वह शेन जियाओ के पास नहीं गया। उसने 2 और राजा आत्माओं को मार डाला और स्पिरिट बेस छोड़ दिया। जब स्प्लिट स्पेस किंग आया तो आत्माएं बहुत खुश हुईं और उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया। लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस छाया आत्मा ने इस लड़ाई का आह्वान किया था वह प्रकट नहीं हुई। दर्शकों ने पूरे 2 दिन इंतजार किया, फिर भी वह प्रकट नहीं हुई। उस राजा आत्मा ने जरूर धोखा दिया होगा और सचमुच लड़ने से डरता है। जाहिर है, हमें ये आना ही चाहिए था। स्प्लिट स्पेस किंग के पास स्प्लिट स्पेस की शक्तियां हैं, आखिरकार यही उसकी कमजोरी होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा झूठ बोला। कितना शर्मनाक इंसान है, वो बहुत शर्मनाक है। शायद वह व्यस्त है। कितना काया है। हान सेन भूमिगत आश्रय के पूर्वी हिस्से में था और जूयू द्वारा लाई गई एक लाश की जांच कर रहा था। यह एक सींग वाला कीड़ा था जो बरडॉग की तरह नुकीला था। यह एक आदिम प्राणी ही था, लेकिन खास था। इसके सिर में मुट्ठी भर छेद था और इसका दिमाग गायब था। तुम कहते हो कि उत्तर में ऐसी कई लाशें हैं? सबकी हालत ऐसी ही है? हान सेन ने पूछा। हाँ, हैं।
और दूसरे जीवों के शरीर भी हैं। शू यू ने उन्हें अपनी खोज का ब्यौरा दिया। हान सेन ने शव को देखा और चुप हो गया, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा था। उसे घाव में यक्ष का एक गहरा निशान महसूस हुआ। उनकी मुठभेड़ के बाद यक्ष उत्तर की ओर भाग गए होंगे। छोटे हान, क्या हम शव वापस ला सकते हैं? बूढ़े हुआंग ने पूछा। ऐसी हालत में कई शव थे और उनके दिमाग गायब होने के अलावा वे बिल्कुल ठीक थे। उनमें से कुछ उत्परिवर्ती भी थे, वे उसके आश्रय में रहने वालों के लिए स्तर बढ़ाने का एक अच्छा जरिया हो सकते थे। पहले मुझे वहां जाकर जगह का जायजा लेने दो। अगर वह सुरक्षित है तो तुम उन्हें वापस ला सकते हो। हान सेन को चिंता थी कि यक्ष अभी भी उस इलाके में है, इसलिए उसने अकेले ही वहां जाकर देखने का सोचा। हान सेन ने कांटों वाले जंगल से उत्तर की ओर बढ़ते हुए कई लाशें देखीं। उसने अपनी उपस्थिति छिपाई और सावधानी से आगे बढ़ा। 50 मील की यात्रा के बाद भी उसे ढेर सारी लाशें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यक्ष वापस लौटा हो। हान सेन जब वापस लौटा तो कुछ शव अपने साथ ले आया। फिर उसने बाकी लोगों को आदेश दिया कि वे जाकर बाकी शव इकट्ठा कर लें, क्योंकि उसने उस इलाके को फिलहाल सुरक्षित माना। वह मांस को खराब होने से बचाना चाहता था। हान सेन थोड़ा चिंतित था। उसे नहीं पता था कि यक्ष का अंतिम लक्ष्य क्या है, वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, या कुछ और। अगर हान सेन आश्रय स्थल को हटाने से पहले उससे टकरा जाता तो न केवल उसके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अब उसकी देखभाल में थे, बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती। हान सेन बाओ ए से मिलने गया और उसे साथ लेकर वापस आश्रय स्थल से निकल पड़ा। वह शवों का पीछा करता रहा और यक्ष को ढूंढने की कोशिश करता रहा, अगर हो सके तो। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर गया, लाशों की संख्या कम होती गई। फिर भी उसे ढूंढने के लिए पर्याप्त लाशें थीं। यक्ष स्पष्ट रूप से खुद को छिपाने में रुचि नहीं रखता था, इसलिए इसका मतलब था कि हान सेन के लिए उसे ढूंढना आसान होगा। लेकिन हान सेन ने अपने ट्रैक पर बहुत सावधानी बरतनी सुनिश्चित की, और जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया उसकी सावधानी बढ़ती गई। उसने अपनी और बावा की उपस्थिति को यथासंभव छिपाने का प्रयास किया। थॉर्न फॉरेस्ट एक जंगली और अप्रत्याशित जगह थी। हान सेन ने वहां रहते हुए कई अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, इसलिए वह जानता था कि उसे कभी भी ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए। अचानक हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। पेड़ों के बीच फैली कांटेदार लताओं पर कई लाशें लटकी हुई थीं। करीब से देखने पर पता चला कि लाशें भूसी की तरह सूख चुकी थीं। यह एक भयावह दृश्य था, और हान सेन के लिए सबसे चौंकाने वाली बात थी उनका इंसानों जैसा रूप। वे कोई बेतरतीब जीव नहीं थे, वे पंख वाले इंसान थे। इन सूखे हुए फरिश्ते जैसे जीवों के पंख अलग अलग रंगों के थे, काले, सफ़ेद और भूरे। उनके पंखों के ज्यादातर पंख झड़ चुके थे, जिससे उनके नीचे का कंकाल दिखाई दे रहा था, जो कभी निस्संदेह सबसे खूबसूरत पंख हुआ करता था। इन स्वर्गदूतों के शरीर बेलों से लटके हुए थे और उनकी छाती में, जहां उनका हृदय होना चाहिए था, वहां लाल कीलें निकली हुई थीं। वहां कुल 13 फरिश्तों को पिन किया गया था। वे कब मर गए, यह उसे पता ही नहीं चला। वे अब सुंदर और पवित्र नहीं लगते थे, उन्हें देखकर हान सेन को सिहरन होती थी। उसने देखा कि इन फरिश्तों के शरीरों में आंखें नहीं थीं, उनकी आंखें काली और खाली थीं। हान सेन ने अपनी डोंगक्सुआन आभा से उस जगह का जायजा लिया, और तभी उसे यक्ष की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह यहाँ आ चुका था और उसने इन देवदूतों के शरीरों की भी जांच की थी। क्या वे जीव हैं या आत्माएं? हान सेन ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि वह बिना आंखों वाले स्वर्गदूतों को भ्रम के साथ देख रहा था। हान सेन ने थॉर्न बैरन को उसकी राय सुनने के लिए बुलाया। थॉर्न, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या हैं? थॉर्न ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, और वह उन्हें ऐसे देखने लगी जैसे उसने उन्हें पहले कभी देखा ही न हो। इसकी पुष्टि तब हुई जब उसने हान सेन से कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। वे किसी जीव जैसे लग रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वे जीव हैं? हान सेन ने पूछा। हाँ, थॉर्न बैरन ने आश्वस्त होकर उत्तर दिया। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, सोचा कि यह बहुत बड़ी बर्बादी है। कौन इतने सारे जीवों को मारेगा और एक निवाला भी नहीं खाएगा? चूंकि वह मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने थॉर्न बैरन को वापस कर दिया और मोमेंट क्वीन को उससे पूछने के लिए बुलाया। वह तुरंत परेशान हो गई। वह खुद शिकार के बीच में थी, और एक आध्यात्मिक जंजीर के झटके से उसे एक गुलाम की तरह लाया गया था। हालांकि जब क्षण रानी ने बिना आंखों वाले फरिश्तों को बेलों पर टंगे देखा तो उसकी झुंझलाहट गायब हो गई। वह चौंक गई और बोली, यहाँ बलि का अनुष्ठान किसने स्थापित किया है? फिर आओ, हान सेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने हान सेन को गंभीर नजरों से देखा और चिल्लाई, ये किसने किया? ये किसने किया? मुझे कोई सुराग नहीं है, मैं तो बस अचानक ही इस पर पहुंच गया। हान सेन ने उन घटनाओं के बारे में बताया जिनके कारण उन्हें ये खोज मिली। जब क्षण रानी ने उसकी बात सुनी तो उसने फरिश्तों के शरीरों को देखा। वह उस बेल की ओर चली गई जिस पर वे लटके हुए थे और नीचे जमीन को देखा। फिर उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोद दिया। डोंग, मिट्टी के नीचे से धातु की तेज आवाज निकली।
मोमेंट क्वीन ने पुनः जमीन पर मुक्का मारा और खुदाई शुरू कर दी, जिससे गहरे लाल रंग की मिट्टी निकली। मिट्टी खुरदरी और सूखी लग रही थी, और जितना ज्यादा वह खोदती, लाल रंग उतना ही गहरा होता जाता। आखिरकार ऐसा लग रहा था मानो धरती पूरी तरह से लाल रंग में रंग गई हो। ये और भी अजीब तब हुआ जब जमीन से निकाली जा रही मिट्टी में से गहने निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक खास क्रम में निकल रहे हों। ये सचमुच बलिदान का स्थल है। मोमेंट क्वीन बीमार लग रही थी। क्या आप कृपया मुझे समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। मोमेंट क्वीन ने अंततः उत्तर देते हुए कहा, यह मृतकों के लिए एक उत्सव है, कुछ ऐसा जो आत्माओं द्वारा किया जाता है। यह आत्माओं की पूजा है। हान सेन को यकीन करना मुश्किल लगा। अगर मोमेंट क्वीन जो कह रही थी वह सच था, तो थॉर्न बैरन ये कैसे नहीं पहचान पाया कि यह क्या समारोह है? आखिरकार वह भी एक आत्मा थी। मोमेंट क्वीन ने उत्तर दिया, आत्माओं के पास आत्मा पत्थर होते हैं। जब वे मरती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वे मर ही जाएं। केवल उन्हीं आत्माओं को बलि की आवश्यकता होती है जो चौथे देवता के अभयारण्य तक पहुंचने में असफल रही हैं। उनके आत्मा पत्थर उनके ही शरीर में घुसकर उन्हें मार देते हैं। जारी रखो। हान सेन को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन उसे खुशी थी कि वह कुछ हद तक स्पष्ट थी। इसे पुनरुत्थान के एक अनुष्ठान के रूप में सोचें। अगर उनके शरीर नष्ट नहीं होते तो वे इस अनुष्ठान का उपयोग खुद को पुनर्जीवित करने के तरीके के रूप में कर सकते हैं। मोमेंट क्वीन एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, ये बलिदान का स्थान है। ये प्राणी बलिदान थे और उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से चूस ली गई थी। वे अपनी जीवन शक्ति उस आत्मा को प्रदान करते हैं जिसे पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है, और आत्मा जितनी अधिक शक्तिशाली होती, उन्हें उतनी ही अधिक जीवन शक्ति की आवश्यकता होती। ये 13 प्राणी पवन देवदूत जैसे महाप्राण प्राणी हैं। हान सेन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जैसे ही उसने घूंट भरते हुए पूछा, 13 महाप्राण? क्या ये किसी राजा आत्मा ने किया था? जिसने भी ऐसा किया वह किसी राजा की आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मैं भी नहीं बता सकती कि किस तरह की आत्मा को पुनर्जीवित होने के लिए 13 महाप्राणियों की जरूरत होगी। मेरा सबसे अच्छा अनुमान तो यही है कि वह कोई सम्राट होगा। रानी ने भौहें सिकोड़ लीं और बोलना बंद कर दिया। आप फरिश्तों को कैसे बड़ा करती हैं? हान सेन ने उसके स्वर में उतार चढ़ाव देखा जब उसने पहले सुपर प्राणियों का जिक्र किया था। इस पर मोमेंट क्वीन ने गुनगुनाते हुए कहा, आप पूछ रहे हैं कि आपको एक जैसे 13 सुपर जीव कैसे मिलते हैं, है ना? खैर, वे एक पेड़ से उगते हैं। और हाँ, जो भी व्यक्ति ऐसा पेड़ उगाने में कामयाब होता है वह निस्संदेह एक सम्राट है। हान सेन ये सुनकर हैरान रह गया कि एक सम्राट दूसरे सम्राट को पुनर्जीवित कर रहा था जो चौथे भगवान के अभयारण्य में चढ़ने में असफल रहा था। क्या हम अब भी इन पवन एंजल्स को खा सकते हैं? हान सेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने उसकी ओर देखा और कहा, उनकी जीवन शक्ति सूख गई है। अब ये सिर्फ खाद बनकर रह गई है। हान सेन ने कंधे उचका दिए। वह खुद अवशेष नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये बेवफा नाइट के लिए एक बढ़िया दावत हो सकती थी। शैतान को वापस लाने के बाद से हान सेन ने अपने बेवफा नाइट पालतू जानवर को उसकी वृद्धि के लिए गोलियां और पानी की बूंदें खिलाई थीं। लेकिन वह कब लड़ने लायक होगा ये वह नहीं बता सकता था। उन्होंने सोचा कि 13 पवन देवदूत इसकी युद्ध शैली को सक्षम करने के लिए पर्याप्त होंगे। तो क्या वह पुनर्जीवित हो गया? हान सेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। यहीं पर अनुष्ठान की तैयारी होती है। बलि का असली स्थान वह है जहां आत्मा का शरीर रखा जाता है। शायद यह आगे कहीं होगा। हान सेन ने मोमेंट क्वीन के इशारे वाली दिशा में देखा और समझ गया कि यक्ष वहीं गया था। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, यक्ष वहां क्या कर रहा है? यही वह व्यक्ति है जिसे तुमने डिंग में देखा था, है ना? यही वह था जो इस तरफ गया था। उसी क्षण रानी के चेहरे पर भय का भाव उभर आया। मुझे पूरा यकीन है, हाँ। हान सेन ने सिर हिलाया। हमें पीछे आना चाहिए। रानी कुछ जल्दी में आगे बढ़ी। किस लिए? हान सेन ने उसे रुकने का आदेश दिया, क्योंकि वह यक्ष के पीछे जाकर बाओ एर की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। क्षण भर के लिए रानी रुकी और समझाया, अगर अनुष्ठान सफल नहीं होता तो सम्राट को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी उनकी जीवन शक्ति अभी भी सक्रिय है। अगर इसका अस्तित्व इसी तरह बना रहा तो यह एक आत्मा गोला बन जाएगा। इसे एक कमजोर आत्मा पत्थर समझें जो किसी भी चीज को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, लेकिन इसे अन्य आत्माएं ग्रहण कर सकती हैं। अगर कोई अन्य आत्मा किसी आत्मा गोले का सेवन कर लेती है तो उसे काफ़ी संख्या में सेल्फ जीनो पॉइंट मिलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अभी भी कोई आत्मा का गोला होगा? अगर सम्राट ने उसे पहले ही ले लिया तो क्या होगा? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यक्ष ही वो सम्राट है जिसने ये सब शुरू किया है। शायद बहुत पहले उसके साथ कुछ हुआ होगा और अब वो इस काम को पूरा करने के लिए वापस आया है, मोमेंट क्वीन ने कहा। और तुम्हें लगता है कि हम एक सम्राट से युद्ध कर सकते हैं? हान सेन अभी भी उस आत्मा से डर रहा था।
जलीय ड्रैगन यक्ष को हराने में असमर्थ था और हानसेन ने स्वयं अपने जीन लॉक में से केवल 3 ही खोले थे। ऐसे शत्रु को हराने में उसकी हिचकिचाहट और संदेह पूरी तरह से वाजिब थे। अब तक यक्ष के पीछे उसके पीछे भागने का एकमात्र कारण बाओ का समर्थन और दूसरों की 7वीं इंद्रिय को अस्पष्ट करने की उसकी नई क्षमता थी। क्षण भर में रानी, जो घबराई हुई लग रही थी, ने जल्दी से स्थिति की गंभीरता समझाने की कोशिश की। तुमने कहा था कि यक्ष एक डिंग से निकला और उसके तुरंत बाद एक अजगर से लड़ा। वह निस्संदेह कमजोर अवस्था में होगा और अगर हम अभी उसके पीछे जाएं तो हम उसे मार सकते हैं। मत भूलना, तुम्हारा स्पिरिट स्टोन तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा है। अगर तुम युद्ध में गिर गई तो तुम दोबारा जीवित नहीं हो सकती, हानसेन ने उससे कहा। मैं किसी ऐसे शत्रु को चुनौती देकर अपनी जान नहीं गंवाऊंगा जिसे मैं जानता हूं कि मैं हरा नहीं सकता। लेकिन तुमने कहा था कि यहाँ रास्ते में कई जीवों के शव बिखरे पड़े हैं। इससे ही मुझे पता चलता है कि यक्ष कमजोर हो गया है। अभिमान आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ी है और कोई भी सम्राट ऐसे तुच्छ जीवों को खाने को तैयार नहीं होगा जब तक कि वह पूरी तरह से हताश न हो। जिस आत्मा के गोले की वह तलाश कर रहा है, उसे खाने से पहले वह अपनी सबसे कमजोरी की स्थिति में होगा। अगर हम उसे पा लेते हैं तो हम उसे मार सकते हैं और गोला अपने लिए ले सकते हैं। हानसेन को लगा कि उसकी बात सही थी और शायद बेहतर यही होगा कि इस पूरे झमेले को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, इससे पहले कि हालात और बिगड़ें। हानसेन नहीं चाहता था कि यक्ष और खतरनाक हो जाए। मोमेंट क्वीन बेवजह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी और हानसेन को जितने भी सेल्फ जीनो पॉइंट्स मिल सके उनकी ज़रूरत थी। ठीक है, चलो देखते हैं। बाओ र के साथ उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। अगर यक्ष सक्षम होता तो वह भूमिगत भूल भुलैया में लड़ते हुए अजगर को मार डालता। यक्ष को बहुत नुकसान हुआ था और यह स्पष्ट था कि वह अभी तक स्वस्थ नहीं हुआ था। मोमेंट क्वीन पेड़ों के बीच से भागी, हानसेन पीछे से उसका पीछा कर रहा था। बाओ एर ने बोतल पकड़े हुए अपने आसपास के माहौल को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वह किसी पिल्ले की तरह थी जो अपना सिर बाएं दाएं घुमाकर सब कुछ देख रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो वह अब तक की सबसे बड़ी जल्दी में थी, फिर भी मोमेंट क्वीन ने सावधानी बरती। लेकिन अब तक एक लंबा सफ़र तय करने के बाद कुछ भी अनोखा नहीं दिखा। जंगल की खास लताएं अभी भी मौजूद थीं, हर पेड़ के बीच बुनी हुई, बस इतना ही। 10 मील की दूरी पार करने के बाद मोमेंट क्वीन रुकी और बोली, यही है, ये हमारे ठीक सामने है। हानसेन मोमेंट क्वीन के पास खड़ा था और उसने लताओं का एक बड़ा सा झुरमुट देखा जो आपस में उलझकर एक दीवार जैसा बना हुआ था। ये देखने में एक सीप की टोकरी जैसा लग रहा था, बस देखने में किसी महल जैसा लग रहा था। जब वे सोच रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं, तभी अचानक किसी चीज से गर्जना हुई। आवाज़ किसी जानवर जैसी थी जो अपनी चीखें तेज करने के लिए ध्वनि शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हो। आवाज़ इतनी तेज थी कि दोनों को लगा जैसे उनकी छाती पर सीधा मुक्का मारा गया हो। उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। अंदर एक सुपर प्राणी है, मोमेंट क्वीन ने कहा जैसे ही उसने अपने होठों से खून पोंछा। हानसेन ने अपना खून पोंछते हुए देखा कि बाओ एर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसने उस तरफ देखा जहां से आवाज़ आ रही थी। चलो चलें, हानसेन जाना चाहता था। यदि वास्तव में अंदर कोई सुपर प्राणी था तो उसे हराने का कोई संभव तरीका नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह मुड़कर जा पाता, महल से कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया। बिना एक पल भी गंवाए उसने अपनी जीवन शक्तियों को छिपाया और पास की झाड़ियों में छिप गया। यह एक विशालकाय कनखजूरा था। ये बुरी तरह घायल लग रहा था और बिना समय गंवाए घबराहट में पेड़ों के बीच से निकलकर भाग गया। कुछ ही देर बाद महल से कुछ और निकला। वह यक्ष था। यक्ष की हालत भी बहुत खराब लग रही थी। उसका कवच पूरी तरह टूट चुका था और बस कुछ खुरदुरी प्लेटें ही बची थीं। उसकी एक बांह लगभग पूरी तरह से कट चुकी थी। सिर्फ ढीले फ्लैप और चमड़े के रेशे ही उसे कंधे से जोड़े हुए थे। हे भगवान ड्रैगन राजा, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, यक्ष चिल्लाया और उस हाथ को पकड़े रहा जो गिरने को तैयार लग रहा था। फिर वह गायब हो गया। हानसेन स्तब्ध रह गया। उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत भयानक दृश्य था और वह सोच में पड़ गया कि आखिर हुआ क्या था। उसने जो अंदाज़ा लगाया उससे यक्ष को फंसाया गया था। मोमेंट क्वीन ने भौहें चढ़ाईं और हानसेन की ओर देखा। उसने कहा, मैंने पहले भी एक खास ड्रैगन राजा के अस्तित्व के बारे में सुना है। अगर वह उस महल में रहता है तो हमें आगे संघर्ष करना पड़ सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? हानसेन ने यक्ष को उस क्षेत्र से भागते हुए देखा और उसकी आत्मा का गोला पाने की उम्मीदें भी उसके साथ चली गईं। मोमेंट क्वीन ने कहा, ड्रैगन किंग तीसरे देवता के अभयारण्य का एक प्रसिद्ध सम्राट है और उसके पास ड्रैगन्स की शक्ति है। सभी उसकी आज्ञा मानते हैं और अगर वह चौथे देवता के अभयारण्य तक पहुंचने में नाकाम रहा तो मैं अपनी संभावनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकती। कम से कम कहें तो वे बहुत कम होंगी। क्या तुम अब भी उस महल में प्रवेश करने का जोखिम उठाने जा रहे हो? हानसेन ने उस खतरनाक संरचना को देखते हुए पूछा।
यक्ष भी ड्रैगन किंग को नहीं हरा सका, मुझे संदेह है कि हम इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, मोमेंट क्वीन ने कहा। हान सेन ने सिर हिलाया। वह बाओ एयर को अंदर लाकर उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। हालांकि जब वे उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मुड़े तो बाओ एयर हान सेन की बाहों से छलांग लगाकर तेजी से महल के अंदर घुस गया। बाओ एयर, इधर आओ। उसने हान सेन की पुकार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने मुड़कर उसे हाथ हिलाया। इससे वह सिर में बज रहे सायरन के बावजूद उसके पीछे चलने को प्रेरित हुआ। जब तक वह उसके पास पहुंचा, वह और भी आगे रेंग चुकी थी। अंदर मत जाओ, मोमेंट क्वीन चिल्लाए। अगर हान सेन मर गया तो वह भी मर गई। अपने मालिक की असमय मृत्यु से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। हान सेन ने मोमेंट क्वीन को आत्मा के सागर में वापस लौटा दिया और बाओ एयर का पीछा करना जारी रखा। अगर बाओ एयर एक साधारण बच्ची होती तो वह उसे रोक लेता, लेकिन उसकी शक्ल सूरत उसकी असली परिपक्वता और ज्ञान को छिपा रही थी। अगर वहां कोई कीमती चीज न होती तो वह उस तरह रेंगकर महल में नहीं घुसती। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां कई तरह के रास्ते थे। हालांकि इतने सारे रास्ते बाओ एयर की गति को धीमा नहीं कर पाए। मानो उसे रास्ता पता हो, वह बिना रुके अपनी दिशा समझने के लिए रेंगती रही। वह बहुत तेजी से रेंगती थी और जब भी हान सेन पीछे छूट जाता वह रुक जाती और पीछे मुड़ जाती। फिर वह पुकारती, पापा आइए। हान सेन उसका पीछा करता रहा और उसे वहां कोई हलचल न देखकर हैरानी हुई। वे बेल महल के भूल भुलैया जैसे परिसर से बिना किसी रुकावट के गुजरते रहे। किला बहुत बड़ा था और हान सेन उसकी दीवारों के भीतर कम से कम 10 मील चल चुका था। उसने अनुमान लगाया कि आगे बढ़ने के लिए और भी कई दिशाएं होंगी, क्योंकि रास्ते हर तरफ से अलग अलग शाखाओं में बंटे हुए थे, उतने ही बेढंगे और अस्पष्ट रूप से जितने कि वे बैलें जो एक दूसरे के चारों ओर घूमकर महल की संरचना बनाती थीं। अचानक बाओ एयर रुक गई। उसने आगे की ओर इशारा किया और हान सेन ने उसे उठाने का फैसला किया। उनके सामने एक मरे हुए जीव की लाश ने उनका रास्ता रोक लिया। यह एक सुनहरा बाघ था और इसका शरीर रास्ते में फंसा हुआ था और उसकी पीठ उनकी ओर थी। कोई घाव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके आसपास खून लगा हुआ था। क्या ये दहाड़ इसी चीज से आए है? हान सेन ने अपने बेवफा नाइट को बुलाया। जब डिसलॉयल नाइट ने शरीर को देखा तो वह बिना किसी भावना के लाश के पास गया और मांस को चबाने लगा और उसका खून चूसने लगा। यदि डिसलॉयल नाइट को उस प्राणी को खाने में इतनी रुचि थी तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि गिरा हुआ राक्षस एक सुपर प्राणी था। बेवफा नाइट ने भी उतनी ही तेजी से खाना खाया जितना कि लिटिल एंजल ने खाया था, और ज्यादा देर नहीं लगी कि हान सेन बाघ के सामने का हिस्सा देख पाया। बाघ का सिर नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसका सिर क्यों गायब था या किसने उसे काटा था। चारों ओर थोड़ी खोजबीन के बाद उसे न तो सिर मिला और न ही उसे पीने के लिए लाइफ जीनो एसेंस मिला। बेवफा नाइट उस जीव को लगभग खा चुका था। ज्यादातर मांस खत्म हो जाने के बाद उसने हड्डियां कुतरना शुरू कर दिया, फिर उन्हें तोड़कर अंदर की गूदा एक घिनौनी ज्वरग्रस्त उत्तेजना के साथ चूस ली। हान सेन को अंदाजा ही नहीं था कि वह इतना सारा कैसे खा सकता है। जब काम पूरा हो गया तो हान सेन ने बेवफा नाइट को दूर रख दिया। फिर बाओ एयर रेंगते हुए आगे बढ़ा और बोला, चलो डैडी। हान सेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उस राक्षस को मारा गया था उससे वह बहुत चिंतित था। लेकिन बाओ एयर के उसे जल्दी करने के कारण जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उससे निराश न होते हुए वह उसके पीछे आगे बढ़ने को तैयार था। जब भी रास्ता अलग होता, जो अक्सर होता था, बाओ बिना रुके उसका साथ देती। रास्ता भटक जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह आगे आगे चल रही थी। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। उसके बीचों बीच एक वेदी थी जो महल की लताओं से बनी थी। उस पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी के सिर पर अजगर जैसे सींग निकले हुए थे और उसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था। उसके लंबे नीले बाल थे। दृश्य जितना अवास्तविक था उतना ही शांत भी था। आपको लगेगा कि वह आदमी बस शांति से सो रहा है। करीब से देखने पर हान सेन ने उस आदमी के शानदार स्थिर माथे के ऊपर एक चमकता हुआ गोला देखा। वह बहुत खूबसूरत था। अंदर झांकने पर एक अजगर की छवि दिखाई दी। वह गोले के अंदर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह चमकती रोशनियां ही वह समुद्र हो जिसमें वह रहता हो। तो यह आत्मा का गोला है। हान सेन इस खोज से बहुत खुश था, लेकिन वह इतना लापरवाह नहीं होना चाहता था कि उस स्थिति के बारे में और जाने बिना उसे चुराने की कोशिश करे जिसमें वह फंस गया था। वह आदमी मरा हुआ नहीं लग रहा था और हो सकता है उसकी नींद सच ही रही हो। अगर हान सेन ने गोला छीन लिया होता और वह आदमी जाग जाता तो वह मरा हुआ होता। ये निर्णय लेते हुए कि अब मोमेंट क्वीन को वापस लाने का समय आ गया है, उन्होंने ऐसा ही किया। पहले तो वह गुस्से में और शिकायत करने को तैयार दिख रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो वह चीखी और बोली, आत्मा का गोला। ये ड्रैगन किंग का आत्मा का गोला है। क्या हम इसे ले सकते हैं? हान सेन ने पूछा।
मोमेंट क्वीन ने ध्यान से उसका निरीक्षण किया, लेकिन एक निराशाजनक निष्कर्ष पर पहुंची। नहीं, सम्राट को पुनर्जीवित नहीं किया गया है, लेकिन शरीर सक्रिय है। ऐसा लग रहा है कि इसमें एक महत्वपूर्ण घटक गायब है जो पुनरुत्थान अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आवश्यक है। एक क्षण के लिए रानी रुकी और फिर बोली, ड्रैगन किंग का शरीर उस गोले से जुड़ा है। अगर उस गोले के अंदर की जीवन शक्ति चुरा ली जाए तो वह शरीर हम पर हमला करके हमें मार सकता है। और यकीन मानिए, एक सम्राट के लिए यह कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए? हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। मोमेंट क्वीन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, लेकिन फिर उसने कहा, उसका पुनरुत्थान अभी आधा ही हुआ है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे सफल नहीं हुआ। गोले के अंदर अजगर देख रहे हो, वह आत्मा की आत्मा है। उसे पुनर्जीवित होना चाहिए था, लेकिन ये जानकर बहुत अजीब लगा कि वह पुनर्जीवित नहीं हुआ। जिन आत्मा गोलों को आप ले सकते हैं और उनका सेवन कर सकते हैं, वे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं की है। ये हमारे लिए प्रयास करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। मोमेंट क्वीन के पास कोई विचार नहीं बचा था। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाओ एर ने अचानक अपनी लौकी ऊपर उठाई और उसे ड्रैगन के गोले पर निशाना बनाया। एक ही सेकंड में गोला लौकी के अंदर समा गया। एक क्षण के लिए रानी ठिठक गई और बाओ एर को ऐसे देखने लगी जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। हान सेन ने बाओ एर को गोला लेते देखा तो उसने अपना ध्यान शरीर की ओर लगाया, कहीं वह हिल तो नहीं रहा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई, वह बेजान शरीर मुरझा गया, मानो किसी बहुत पहले मरे हुए शव की तरह सूख गया हो। डोंग, सम्राट के शरीर के सूखने के बाद उसमें से कुछ गिरा।